स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. प्रधानमंत्री द्वारा, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या डी. संसद द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। उत्तर प्रदेश के लिए स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुमानित ऋण प्रवाह क्या है? ए. 1.2 ट्रिलियन रुपए, बी. 3.5 ट्रिलियन रुपए, सी. 5.73 ट्रिलियन रुपए या डी. 8.1 ट्रिलियन रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 5.73 ट्रिलियन रुपए। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा तैयार यूपी के लिए स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में यूपी की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और सेवा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किए गए दिव्य अयोध्या मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बेहतर बनाना, बी. अयोध्या में कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, सी. ई कारों और ई बसों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करना या डी. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पर्यटन प्रथाओं को लागू करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बेहतर बनाना। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या लॉन्च किया। इसे अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। यह ऐप सभी के लिए अधिक उपयोगी तथा समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। यह ऐप प्रौद्योगिकी को सांस्कृतिक अनुभवों के साथ जोड़कर और ग्रामीण परिवेश में होम स्टे जैसे विकल्प प्रदान कर पर्यटकों को पवित्र शहर से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP का उद्देश्य क्या है? ए. औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, बी. प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण को कम करना, सी. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना या डी. वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करना। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP शुरू किया है,
जिसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की हैं। एनसीएपी ने 122 संवेदनशील शहरों की पहचान की, जहां राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों यानी NAAQS का उल्लंघन होता है। यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। बी. जिला मुख्यालय पर शिकायतों का समाधान करना। सी. भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति लागू करना। डी. संभाग में योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा और मार्गदर्शन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। यात्रा 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हुई। इसका उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है। उद्देश्य: यह अभियान कमजोर लोगों तक पहुंच प्रदान करता है जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं, जिन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया है। जानकारी उपलब्ध करवाना और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, व्यक्तिगत आख्यानों और अनुभवों को साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्तकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव। अगला प्रश्न है, हरियाणा के अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया है? ए. महाराष्ट्र और गुजरात। बी. पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सी. उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। डी. तमिलनाडु और केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरियाणा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक समारोह के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 7वां राज्य बन गया है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सी नदी जोड़ू परियोजना वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघन के लिए जांच के दायरे में है? ए. दमन गंगा पिंजल लिंक। बी. पार तापी नर्मदा लिंक। सी. केन बेतवा नदी लिंक परियोजना या डी. महानदी गोदावरी लिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली योजना है। इसका उद्देश्य जल की कमी को दूर करने और सिंचाई को बढ़ाने के लिए एक नदी बेसिन से अधिशेष जल को दूसरे नदी बेसिन में स्थानांतरित करना है। केबीएलपी में मध्य प्रदेश में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक जल स्थानांतरित करना शामिल है। ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है? ए. पहली अनुसूची। बी. दूसरी अनुसूची। सी. चौथी अनुसूची या डी. पांचवी अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. चौथी अनुसूची। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पहली अनुसूची, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके संबंधित क्षेत्रों को सूचीबद्ध करती है। दूसरी अनुसूची, यह भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों आदि के प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तीसरी अनुसूची, इसमें संघ और राज्य मंत्री, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल है। 5वीं अनुसूची, यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न विषय मामलों के लिए 3 सूचियां शामिल हैं। संघ सूची, रक्षा और विदेशी मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिनके लिए केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची, राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि, जिसके लिए केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची, शिक्षा, विवाह आदि जैसे संयुक्त महत्व के विषय शामिल हैं, जिनके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। 9वीं अनुसूची, इसे जोड़ने का उद्देश्य कुछ नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य घोषित होने से बचाना था कि वे संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची, यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह पुलिकट झील के बाद कोरोमंडल तट पर प्रमुख आर्द्रभूमियों में से एक है। यह झील उप्पू कल्ली क्रीक और येदायन थिट्टू मुहाना द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए ठहरने का स्थान है। आर्द्रभूमि का दक्षिणी भाग वर्ष 2001 से आरक्षित भूमि है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ENACT पार्टनरशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ाना, यानी ENACT जर्मनी और मिस्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ शुरू किया गया था। 2. इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP27 में लॉन्च किया गया था, जो वर्ष 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।